जैन भाई, उज्जवल परिवार फिर हाजिर आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास का लेते हैं पहला ही क्वेश्चन। आभा चर्चा में है भाई, ये आपका क्या है? देखिए जुड़ेंगे भाई, जल्दी जुड़ेंगे आप क्लास के साथ और क्लास को पूरा देखेंगे भाई, ठीक है। कल भी रिक्वेस्ट डाली गई थी कि क्लास का आंकड़ा भाई कम से कम 1000 तो चाहिए भाई, जिस हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं। और आज चलते हैं, देखते हैं भाई क्या कुछ करते हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है भाई आपका आभा, आपका चर्चा में है। आभा चर्चा में है, चर्चा में है। यह क्या है? सीधी सी बात करते हैं, आभा चर्चा में है, ये क्या है? इसके ऊपर हम यहां पर बात करेंगे। चलिए भाई, आभा की बात करते हैं तो सबसे पहले बता दें आप लोगों को ये कि आपका एक मोबाइल ऐप है भाई। क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन है, आपका एप्लीकेशन है। मोबाइल एप्लीकेशन है और इसका संबंध अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य से है, यानी कि जो आयुष्मान भारत था उससे भी इसका संबंध है। ये जो ऐप है इसके अंदर क्या रहेगा भाई, आपका हेल्थ रिकॉर्ड जो रखने वाली जो बात आती है आपकी, वो हम कह सकते हैं इस ऐप के ऊपर रखी जा रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है आपकी? ये हेल्थ रिकॉर्ड की बात हो रही है। जुड़ो भाई, जुड़ो, शाबाश, आओ आप एक बार सारे लोग आओ, ठीक है। जिसके ऊपर पूरा का पूरा आपका क्या, इसमें मोबाइल ऐप के ऊपर क्या रहेगा, आपका डाटा यहाँ पे रहेगा भाई। ये किसने भी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, आपका राष्ट्रीय, किसने इसको लॉन्च किया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो प्राधिकरण है, प्राधिकरण द्वारा क्या किया गया है इसको? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है या लागू किया गया है। लॉन्च की बात करें तो किसने किया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ये है क्या भैया? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इसको क्या बोलेंगे आप? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, NHA के नाम से इसको जाना जाता है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भी आपका ये है, ठीक है। ओके, ये आपका मोबाइल है। नया आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता कह सकते हो आप इसको, नया नया आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, भारत स्वास्थ्य खाता भी इसको कहा जाता है। यानी कि अब क्या है भाई, जो आपका एक किस्म से कह सकते हैं, ये जो नई ऐप आई है, आपकी मोबाइल ऐप आई है, इसमें आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित जो भी जानकारी है वो इसके साथ एक आधार नंबर के साथ इसको लिंक करके इसको टच करा सकते हैं और सारी की सारी जानकारी आपकी यहां से आप ले सकते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति आप पासवर्ड के जरिए आपको इसका पता लगा सकता है कि इस बंदे का क्या है भाई। चलिए, क्या रिकॉर्ड हेल्थ है। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? आभा ऐप को। आभा ऐप की देखो यहां पर हमने बात करी, मोबाइल एप्लीकेशन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने इसको लॉन्च किया है। नया आयुष्मान भारत खाता भी इसको कहा जाता है। अब पहले इसका नाम क्या था, इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो जो आभा मोबाइल ऐप है आपकी आभा, इसका जो पहले नाम था वो क्या था? तो ये था भाई राष्ट्रीय डिजिटल, नोट करेंगे भाई यहाँ पे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल जो स्वास्थ्य है आपका, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऐप है। मिशन के स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऐप है, यानी कि इसमें स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखा जाता था। ये इसका पहले नाम था और वर्तमान में इसका नाम क्या रख दिया गया है? आभा इसका नाम है रख दिया गया है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य रिकॉर्ड इसके ऊपर मिलते थे। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन हेल्थ रिकॉर्ड ऐप के रूप में इसको जाना जाता था। पहले की बात करें तो ये पुराना नाम है कह सकते हैं, या पुराना नाम भैया इसका, या नाम, या पहले जो है इसे इस नाम से जाना जाता, पहले इसे किस नाम से जाना जाता था आपके बीच में, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन था भाई आपका ये भी, इसको लेकर के, क्योंकि हेल्थ का ही पूरा का पूरा सिस्टम आप लोगों का यहाँ पे रहा है तो ध्यान रखेंगे, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। जुड़ जाओ भाई, जुड़ जाओ, सारी क्लास में आ जाओ एक बार आप लोग, ठीक है। एक बार प्रेजेंट ही तो लगाओ भाई, पता तो लगे कौन आया कौन नहीं आया, ठीक है।
ओके, अब इसमें क्या रहेगा, ये आभा को गूगल प्ले से आप ले सकते हैं भाई। आभा को कहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप, गूगल जो प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर से आप इसको ले सकते हैं, अपने इसे लिंक कर सकते हैं। 14 नंबर का जो आधार आपका आधार नंबर, उसके साथ इसको लिंक कर सकते हैं और अपना इसके ऊपर क्या रख सकते हैं, अपना रिकॉर्ड आप इसके ऊपर रख सकते हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाएगा भाई। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं कि आयुष्मान भारत योजना भाई, जो आयुष्मान जो भारत योजना है, आयुष्मान जो भारत जो योजना है, भारत योजना कब आपकी आई थी, तो ये शानदार क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2018 को, या आयुष्मान जन आरोग्य योजना आपकी कह सकते हो, तो 1 अप्रैल 2018 को इसे आयुष्मान भारत योजना, और 22 में इसे ही आप कह सकते हो आयुष्मान जन आरोग्य योजना। आयुष्मान जन आरोग्य अगर योजना पूछिए तो ये आपका क्या रहेगा, आयुष्मान जन आरोग्य योजना 2022 में भी, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना 1 अप्रैल 2018, आयुष्मान जन आरोग्य योजना यहां पर है भाई। आ जाओ शाबाश, जय हिंद है ना, ठीक है। चलो सबको पहले ही एडवांस में जय हिंद, जो जुड़ने वाले उनको एडवांस में जय हिंद, जो नहीं जुड़ रहे हैं उनको क्लास के अंदर ऑफलाइन क्लास की जय हिंद भाई, है ना। लेकिन तुम आ जाओ एक बार भाई क्लास में, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, इस आयुष्मान भारत की घोषणा किसने करी थी, योजना की, इसकी 1 अप्रैल में इसकी घोषणा करी थी आपके आयुष्मान अरुण जेटली के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी भैया, आपके वित्त मंत्री अरुण जो जेटली साहब थे, अरुण जेटली जो वित्त मंत्री थे आपके, वित्त मंत्री द्वारा क्या की गई थी, इसकी घोषणा की गई थी। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। ये था आपका आभा भाई, और इसे पूरे देश में लागू किया गया। चलिए एक बार इसको रफ करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। चलिए भाई ठीक है, एक बार फिर वाइज करा देता हूँ। आभा चर्चा में क्योंकि आपकी एक मोबाइल ऐप है भाई, ठीक है, मोबाइल ऐप है। इस मोबाइल ऐप पर आपका हेल्थ से रिलेटेड जो डाटा है वो रखा जा सकता है, आप सिक्योर कर सकते हैं, उसके अंदर पासवर्ड लगा सकते हैं, गूगल ऐप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और किसके द्वारा, अभी हाल ही में मोबाइल ऐप जो ये लॉन्च हुआ आपका, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के द्वारा, जो आपका नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, NHA के द्वारा इसको क्या किया गया है, लागू किया गया है। ये भी आपके बीच में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये शानदार क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ पर बनता है। ओके, आयुष्मान भारत की बात सॉरी आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो 1 अप्रैल 2018, अरुण जेटली याद रखेंगे। जन आरोग्य की बात करते हैं 2022 में, इसका संबंध भी आपका किससे, हेल्थ से रहा। ये शानदार क्वेश्चन था आपका। दूसरी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आपका चर्चा में है। अभी हाल ही में एक चर्चा का विषय था भैया, आप लोगों ने सुना होगा, एक क्वेश्चन चलता आप लोगों का कि कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जो कभी लोकसभा की सभा में नहीं गया, कभी लोकसभा की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। तो उससे संबंधित एक क्वेश्चन आपका यहां से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो चर्चा में है, ये भी शानदार क्वेश्चन है। अभी हाल ही में आपका कब भाई, किस पीएम की, किस प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई गई है, या पुण्यतिथि मनाई गई है भाई। शानदार क्वेश्चन है, किस पीएम की पुण्यतिथि मनाई गई जो चर्चा में थे, जो चर्चा में रही भाई, ठीक है। ओके, चलिए बात करते हैं। जो आपके किसान नेता थे भाई, एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, कौन थे आपके जो किसान नेता थे आपके, देखिए किसान नेता थे, नेता जिन्हें किसके नाम से जाना जाता है, चौधरी चरण सिंह के नाम से इनको जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह की जो आपकी क्या कार्यवाहक प्रधानमंत्री कह सकते हो आप इनको, चौधरी चरण सिंह आपके प्रधानमंत्री थे। इनकी पुण्यतिथि मनाई गई, कब मनाई गई भैया आपकी, ये 29 मई को पुण्यतिथि मनाई गई है, याद रखेंगे। इनकी बात करते हैं तो जन्म की, अगर हम इनकी बात करें पुण्यतिथि कब थी उनकी, तो ये आपके बीच में है। ये अगर हम बात करते हैं तो किसान नेता थे, 5वें पीएम थे भाई। कौन से पीएम थे आपके, 5वें नंबर के आपके क्या थे, पीएम थे, याद रखेंगे, जिन्हें 5वें नंबर पर पीएम बनाया गया था, याद रखेंगे। और ये कब से कब तक रहे भाई आपका पीएम का कार्यकाल पूछे तो 28 जुलाई 1979 से लेकर के, और ये आपका 14 फेब 1980 तक आपके क्या रहे हैं, ये प्रधानमंत्री रहे हैं भाई, ठीक है। ओके, अब यहां पर बात आती है जन्म की, अगर हम बात करते हैं तो जन्म इनका 23 दिसंबर 1902 में इनका जन्म हुआ है हापुड़ के अंदर। और दल की बात करते हैं तो दल कौन सा था इनका, लोकदल से इनका संबंध था, लोकदल भाई,
ठीक है, ओके। इनके पूर्ववर्ती यानी कि जब ये पीएम बने 5वें नंबर के, ठीक है, चलो उसके ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन जो इनकी पुण्यतिथि है वो 29 मई को इनकी पुण्यतिथि। कब से भाई आपके मृत्यु की बात करते हैं तो 29 मई 1987 में इनकी क्या हुई है, डेथ करके भाई आपके ये, ठीक है, ओके। अगली बात करते हैं भाई, ये यूपी के सीएम भी रहे हैं, क्या रहे हैं आपके, ये यूपी के सीएम भी रहे। कब से कब तक रहे, 1967 में यूपी के सीएम रहे, 1967 में यूपी के सीएम रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 17 अप्रैल 1968 को सीएम पद से इस्तीफा दिया भाई, ठीक है, ओके। उसके बाद 17 फेब को 1970 को ये दोबारा से बहुमत से आए और फिर सीएम बने भाई, फिर सीएम बने यूपी के भाई। ये शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाता है। किसानों के नेताओं के नाम से इसको जाना जाता है, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। किसके नाम से जाना जाता है, किसानों का नेता, किसानों का नेता कहा जाता है, याद रखेंगे भाई, किसानों का नेता कहा जाता है। और साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं 1930 में इन्होंने क्या किया था, हिंडन नदी पर भाई, हिंडन जो नदी थी, इस नदी पर महात्मा गांधी के साथ नमक बना करके कानून तोड़ा था, नमक बनाकर क्या तोड़ा था, कानून तोड़ा था, नमक बनाकर कानून तोड़ा था। ये शानदार क्वेश्चन आपका यहां पर बन जाएगा। चलिए देखिए, हम बात करते हैं किस पीएम की पुण्यतिथि मनाई गई जो कि चर्चा में रही आपकी। तो किसान नेता थे आपके चौधरी चरण सिंह, 5वें नंबर के थे। 29 मई 1987 को कह सकते हैं क्या इनकी डेथ हुई थी भाई, ठीक है। और उस तिथि पर पुण्यतिथि। जन्म की बात करते हैं तो जन्म आपके बीच में भी, जन्म कब हुआ इनका, तो 23 दिसंबर 1902 में 23 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था। दल पूछे तो लोक दल। किसानों का नेता 1930 में हिंडन नदी पर इन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर के क्या बनाई थी, महात्मा गांधी के साथ में। इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है, इसमें एक बार आप चेक करेंगे इस डेट को, ठीक है, ओके। 1930 हिंडन नदी पर नमक बना करके कानून को इन्होंने भंग किया था। अब क्वेश्चन आता है आपका कि 5वें नंबर के नेता थे, 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। एक बार मैं इस साइड से नहीं, इसको एक बार रफ कर रहा हूं, उसके बाद एक बार थोड़ा सा बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, थोड़ा सा नहीं, अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में देकर के जाने वाला हूं। चलिए बात करते हैं भाई आपके, तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे। पहले प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, JN नेहरू साहब थे, ठीक है, पंडित नेहरू साहब थे। दूसरे प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है भाई, ओके। इसके बाद तीसरे प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन थे, तीसरे प्रधानमंत्री आपके कौन थे, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो तीसरे प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा जो थी, इंदिरा गांधी जी थी भाई। तीसरे प्रधानमंत्री कौन थे आपकी, इंदिरा गांधी थी। हालांकि बीच में एक इनके कार्यवाहक प्रधानमंत्री और रहे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई है तो उनकी मृत्यु के बाद भी एक आपके बने हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर कौन आए, इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई साहब आए हैं, देसाई, ठीक है, ओके। अब आपके कौन आए हैं, मोरारजी देसाई के बाद आपके कौन आए हैं, चौधरी चरण सिंह आए हैं, याद रखेंगे। और इनके बाद फिर कौन आए हैं आपके, तो फिर दोबारा से इंदिरा जी आई हैं, इंदिरा गांधी जी आई हैं, ये भी याद रखेंगे। अब देखो आप एक चीज देखना भाई, अब यहां पूछा जाए पहला प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला भाई पूछे तो। सबसे लंबा कार्यकाल पूछे तो भी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबा कार्यकाल, ठीक है। पद पर रहते हुए पहले प्रधानमंत्री जिनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई 1964 के अंदर, तो भी आपके ये। देश के बाहर मृत्यु, देश के बाहर जो मृत्यु हुई जिनकी, वो भी आपके कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। पहली महिला 1966 में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी आपकी कौन, श्रीमती इंदिरा गांधी भाई, ठीक है। पहले गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री बने आपके कौन बने हैं, पहले जो जनता पार्टी से थे, पहले गैर कांग्रेसी जो पीएम है आपके वो कौन बने, मोरारजी देसाई भाई। ये भी शानदार क्वेश्चन है। चौधरी चरण सिंह भी आपके गैर कांग्रेसी है, लेकिन ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री कह सकते हो आप इनको, और ये प्रधानमंत्री बने हैं यहाँ पर 6 महीने तक रहे। इन्होंने लोकसभा की एक भी बैठक अटेंड नहीं करी। उसके बाद वापस आपकी इंदिरा गांधी जी क्या बनी, आपकी प्रधानमंत्री बनी है। शानदार क्वेश्चन आपके बीच में बनता आ रही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पुण्यतिथि होगी, किसान नेता होगा, सीएम रहे हैं, यूपी के सीएम रहे हैं, ये भी आपके बीच में थी। तो यूपी के सीएम 67 में रहे, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया, फिर 68 में, और उसके बाद पूर्ण बहुमत के साथ ये वापस आपके बीच में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे जो कि आपका चर्चा में है, जिसके ऊपर आज का जो आपका
क्लास है वो भी बड़ी फोकस रहेगी भाई, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से आप लोग भाई जुड़ते रहिए, क्लास को शेयर करो भाई, लिंक को आप शेयर करें भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। वही चीजें आपको जब 2 दिन बाद मिलनी है और वही चीजें आपको पहले मिलती है तो पहले देखो, पहले पाओगे, पहले बढ़िया रहोगे भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में रहा भाई, जिसके ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलो भाई चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका भाई, क्वेश्चन नंबर 3 गांधीनगर आपका चर्चा में रहा भाई, गांधीनगर चर्चा में है आजकल भाई, क्यों भाई गांधीनगर चर्चा में क्यों है? गांधीनगर तो वैसे ही चर्चा में है। सबसे पहले तो बात करिए है कहां पर भाई, आपका गुजरात के अंदर है। गुजरात की राजधानी क्या है? तो कहां पर आपका गांधीनगर? गुजरात के अंदर है, ठीक है, ओके। चलिए अब बात करते हैं गांधीनगर चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि आज और कल भाई यानी कि 1 जून प्लस 02 जून को यहां पर क्या हुई है, पूरे देश की, ये क्वेश्चन मैंने आपको कम से कम 20 दिन पहले भी करवाया था, लेकिन आज डेट है, याद रखेंगे। 1-2 जून 2022 को यहां पर क्या हो रहा है, पूरे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं, पूरे देश के कह सकते हो शिक्षा जो मंत्री हैं, प्रत्येक राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी क्या हो रही है, मंत्रियों की बैठक हो रही है। शिक्षा मंत्री बैठक कर रहे हैं भाई, क्या हो रही है, बैठक हो रही है शिक्षा मंत्रियों, पूरे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी बैठक हो रही है, पूरे देश के शिक्षा मंत्रियों की बैठक हो रही है। ये भी शानदार क्वेश्चन यहां पर बनता है, ठीक है, ओके। अब बैठक हो क्यों रही है, तो नई शिक्षा नीति, नई जो आपकी शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति को लेकर के, नई शिक्षा नीति को लेकर के बैठक हो रही है, बैठक हो रही है भाई, ठीक है। क्या इसको क्या लेकर के, कि किस प्रकार से इसको, किस जो प्रकार से इसको अच्छे से लागू किया जाए, इसके ऊपर बातचीत आपकी चलने वाली है। किसकी भाई, शिक्षा की। चलिए यहां पर हम बात करते हैं, जब शिक्षा की बात आ रही है तो याद रखना दोस्तों, पूरे देश के शिक्षा मंत्री, यहां पर भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, कलाम साहब थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, संविधान में शिक्षा को किस रूप में जोड़ा गया, तो एक चर्चा में था आपका भाई कौन सा, 2002 के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, और अमेंडमेंट क्या हुआ था, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या किया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर शामिल किया गया था शिक्षा की व्यवस्था भाई, क्या, शिक्षा की व्यवस्था। ये फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि हमारे मौलिक कर्तव्य में भी शिक्षा को जोड़ा गया, और ये आपकी 11वीं ऐसी थी भाई, 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी थी जिसको हमने यहाँ पर जोड़ा था भाई, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका चर्चा में भाई, यहाँ पे चलिए थोड़ी सी बात कर लेते, किसके, गुजरात की बात कर लेते। आईपीएल जीता भाई, 15वां जो आईपीएल जीता, किसने जीता, आपका गुजरात ने जीता 15वां सीजन जो आईपीएल का, याद रखेंगे किसको हरा करके जीता है, तो राजस्थान रॉयल्स को भाई, शायद राजस्थान रॉयल्स को ही हराया है, देख लेंगे उपविजेता कौन है भाई, इनको हरा करके इन्होंने क्या जीता है, अभी हाल ही में आईपीएल जीता है गुजरात ने। गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ का लोथल नगर, प्रसिद्ध नगर है भाई, कौन सा आपका, लोथल, पत्नीय बंदरगाह, मोहनजोदड़ो जो आपका है, मोहनजोदड़ो की पत्नीय बंदरगाह के नाम से किसको जाना जाता है, पत्नीय बंदरगाह किसको बोला जाता है, इसी को। तो यह हड़प्पा सभ्यता की किस बंदरगाह का रेनोवेशन किया जा रहा है, या दोबारा से उसको कह सकते हैं उसके काम, तो आपका लोथल भाई, लोथल को ही कह सकते हैं आप लोग। साथ में विश्व की सबसे जो बड़ी सूखी गोदी है, सूखी गोदी भी कहां पर आपकी भाई, गुजरात के अंदर है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, यहां पर भाई आपका बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपका बनेगा, भारत का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो भी भारत का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है कहां पर, गुजरात के अंदर है, ये भी याद रखेंगे, कहां पर आपका, गुजरात के अंदर है। आपके स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की अगर हम बात करते हैं, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर आपका, साधु बेट द्वीप के ऊपर, ये भी आपका कहां पर है, गुजरात के अंदर है, ध्यान रखेंगे। डांडिया कहां का प्रसिद्ध नृत्य है, कि अगर हम बात करते हैं तो डांडिया भी आपका गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है, ये भी याद रखेंगे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में है, जिसके ऊपर हम अभी बात करेंगे भाई, ठीक है।
चलो क्वेश्चन नंबर 4 भाई आपका, तो गांधीनगर हो गया, गुजरात हो गया। गुजरात की बात करें, दांडी मार्च किया था महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर के कह सकते हैं दांडी तक, कितना 178 लोगों ने यात्रा करी थी। गांधी जी ने वहीं से क्या किया, नमक बना करके सविनय अवज्ञा आंदोलन कह सकते हो, असहयोग आंदोलन और कानून, नमक कानून को तोड़ा था, जो कि आपके बीच में ऐसे भारत ने अभी हाल ही में एशिया पुरुष हॉकी कप के अंदर, हॉकी जो कप है आपका, कप में भारत ने कौन सा मेडल जीता, भारत ने कौन सा जो मेडल है, मेडल जीता, चर्चा में है, मेडल जीता भी याद रखेंगे, ठीक है, मेडल जीता भी। इससे पहले मैं बात करूं एशिया पुरुष हॉकी कप की बात करते हैं, तो सबसे पहले ले लो वहां पे ओलंपिक ले लो। इस बार ओलंपिक के अंदर भी, ओलंपिक में भी क्या हुआ था, कप, ओलंपिक में भी मेडल जीता था। साथ में हम बात करते हैं कि कितने साल के बाद आपका ओलंपिक में मेडल जीता था, तो जर्मनी को हरा करके, किसको हरा करके, क्वेश्चन अभी ओलंपिक में कितने साल बाद, कितने वर्ष, क्वेश्चन नंबर 1, कितने वर्ष बाद हॉकी टीम ने मेडल जीता था, ठीक है, कौन सा मेडल जीता था आपका, तो कांस्य पदक जीता था, याद रखेंगे, ठीक है भाई, ओके। साथ में बात करते हैं ओलंपिक आपका हुआ कहां था, 2021 का ओलंपिक था भाई आपका, कहां पर हुआ था, तो 20 का ये हुआ, 21 में था, कहां पर भाई, टोक्यो के अंदर हुआ था, टोक्यो के अंदर हुआ था, ये भी ध्यान रखें, कहां पर हुआ था आपका, ये टोक्यो के अंदर हुआ था। इस बार भी अगर हम बात करते हैं तो कौन सा मेडल जीता है, तो भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, याद रखेंगे भाई, ब्रॉन्ज मेडल जीता है हॉकी के अंदर, भारत ने क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल। और एशिया जो आपका ये कहां पर हो रहा था, जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर आपका ये हो रहा है, कहां पर भाई आपका जकार्ता में हो रहा है, जकार्ता। आ जाओ भाई, आ जाओ क्लास में, आ जाओ, बहुत देर हो गई है, 3 4 5 क्वेश्चन आपके जा चुके हैं। जकार्ता की बात करते हैं तो इंडोनेशिया के अंदर हो रहे हैं भाई आपके, इंडोनेशिया जकार्ता में हुए हैं। और 1 जून को, कब भाई, 1 जून 2022 को, 1 जून 2022 को दक्षिण कोरिया ने किसको हराया, दक्षिण जो कोरिया है, दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को हराया है, मलेशिया को हरा करके विजेता बना गई दक्षिण कोरिया। तो किसको हराया, मलेशिया को। तो अब पूछे आपसे उपविजेता कौन है, उपविजेता की अगर हम बात करते हैं तो आपका कौन है, मलेशिया है, ये याद रखेंगे भाई, ठीक है। तो ये था आपका क्या, हॉकी कप की अगर हम बात करते हैं तो विश्व कप आपका हॉकी होने वाला है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके बीच में है। तो 2023 का विश्व हॉकी कप की अगर हम बात करते हैं तो कहां पर होने वाला है, 2023 का जो हॉकी कप होने वाला है आपका भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी क्या है, उड़ीसा, भुवनेश्वर। यहां पर कौन सा, 2 यहां पर इनकी मेजबानी करेंगे, कलिंग स्टेडियम आपका, कलिंग स्टेडियम प्लस राउरकेला जो स्टेडियम है, दोनों मिलकर के क्या करेंगे, मेजबानी करेंगे। देश का प्रथम स्मार्ट शहर अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका क्या है, उड़ीसा का क्वेश्चन एक है। उड़ीसा था जो आजकल किस नाम से जाना जाता है, ओडिशा। इस उड़ीसा का नाम ओडिशा कब किया गया, ये शानदार क्वेश्चन आपके बीच में बनेगा। और ये था क्या आपका हॉकी का दक्षिण कह सकते हैं एशिया कप था, जो जिसके अंदर भारत ने कौन सा ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीत करके अपनी प्रेजेंट यहां पर लगाई है। शानदार क्वेश्चन था। 2023 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका कहां पर भारत मेजबानी करने वाला है। चलिए भाई क्वेश्चन हो रहा है धाकड़, अभी हाल ही में चर्चा में था आपका धाकड़ जो शुभंकर है ये किस गेम का शुभंकर था, किन खेलों का शुभंकर रहा है धाकड़ भाई, शुभंकर रहा है धाकड़। ये भी क्वेश्चन आपके बीच में बन जाएगा, ठीक है, नाम से ही जैसे जाहिर हो रहा है तो आपके बीच में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5 जो कि आपका चर्चा में रहेगा भाई, ठीक है। फ्री था क्या, चलो कोई बात नहीं, जो भी रहा हो। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये जिसके ऊपर हम बात करेंगे। ये था आपका क्या, हॉकी कप, एशिया कप, तीनों चीजें आपके बीच में है। ये शानदार क्वेश्चन आपके बीच में रहेगा, पूछा जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो भी हाल ही में आपका चर्चा में रहा। भारत की जीडीपी चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई आपका क्या, भारत की जीडीपी भाई, भारत की जीडीपी चर्चा का विषय रही है, जीडीपी चर्चा का विषय रही है, भारत की जीडीपी चर्चा का विषय रहा है।
विषय रहा है क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ रहा है तो क्या हुआ, जीडीपी क्या हुई है, कम हुई है ना। जो जीडीपी के जो आकलन था, जिसको कह सकते सकल घरेलू उत्पाद, जिसको आप लोग जानते हैं, वो क्या रही है, कम रही है। उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। भारत की जीडीपी का अनुमान आ रहा है भाई, ठीक है। तो ये किसके द्वारा, एनएसओ अपडेट, एनएसओ किसने बोला भाई, आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा आप लोगों से, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ ने अपनी एक रिपोर्ट दी है, जिसमें किसको भाई, जीडीपी की बात करें तो सकल घरेलू जो घरेलू उत्पाद है उनकी बात, सकल घरेलू उत्पाद भाई, सकल घरेलू उत्पाद की यहां पर क्या हो रही है, बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सकल घरेलू उत्पाद की यहां पर बात हो रही है। तो इसमें क्या दिया गया है, जीडीपी के विकास के अनुमान को घटाया गया है। पहले क्या अनुमान था भाई, अनुमान कितना है और पहले क्या था, तो अब क्या कर दिया गया, देखिए फरवरी में ये अनुमान था, फरवरी में जो आपका अनुमान था ये आपका था भाई 8.9% था। अब इसे क्या कर दिया गया है, अब इसे कम किया गया है, ध्यान रखेंगे, किया गया और कम किया गया है। तो कितना कम किया गया है, ये और भी शानदार क्वेश्चन आपके बीच में बन जाएगा। तो मामूली सा अंतर रखा इन्होंने, पहले 8.9 था, अब 8.7% इसको कर दिया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो एनएसओ ने इसको किया है। और जिस देश की जीडीपी बढ़ती है, कह सकते हैं जीडीपी अगर ग्रोथ बढ़ रही है तो वो देश और उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी है। वर्तमान में आप लोगों को पता है कि युद्ध के कारण, लॉकडाउन के कारण, चेन ब्रेक के कारण और भी बहुत सारे रीजन है जिनके कारण महंगाई पूरे विश्व के अंदर बढ़ रही है आपकी। और ये कि है महंगाई ना केवल भारत में बढ़ रही है, बल्कि हर क्षेत्र के अंदर, हर देश के अंदर ये महंगाई आपकी बढ़ती जा रही है। तो ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। तो कम हुई आपकी, ये भी आप लोग इसको देखेंगे। चलिए उसके बाद बात करते हैं, देखिए जो जीडीपी प्रतिशत दर्ज किया गया 2022-21 के लिए, तो राजकीय कोष से क्या हुआ, घाटा हुआ। यहां पे देखेंगे अगला क्वेश्चन, जब 2000 भारत में क्या किया गया, भारत में 2021-22 का जो जीडीपी प्रतिशत में दर्ज किया गया, राजकीय कोष घाटा हुआ, उससे क्या होगा भी, राजकोषीय घाटा हुआ है, राजकोषीय घाटा। तो जीडीपी की वजह से राजकोषीय घाटा कितना रहेगा, तो 6.17% यहां पर घाटे की बात हो रही है। तो जो राजकोषीय घाटा रहने वाला है वो लगभग कितना आपके बीच में भाई, ठीक है, ओके। जो सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत हो गया है, संशोधित बजट अनुमान से बढ़ करके पहले कितना रखा गया था, तो ये रखा गया था आपका 6.9% यहां पर रखा गया था, राजकीय जारी किया गया था, जो कि 6.9 के संशोधित बजट से बढ़ करके आपका अभी 6.71% हो गया। ये ध्यान रखेंगे भाई। कुल मिलाकर राजकोषीय घाटा आपका कितना, तो 15 आप कह सकते इसको 15,86,537 करोड़ रुपए अंतिम था भाई, सीआर भाई 537 सीआर जो था, सीआर अंतिम था। ये भी आपके बीच में शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। तो भारत की जीडीपी की बात हो रही है, अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, मुद्राकरण की बात भी अगर करें तो आरबीआई भी इससे संबंधित रहने ही वाला है भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बार इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि आपका चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, ये आज हो भैया जो सभी के सभी कल की, अगर देखिए एक बात बोलूं मैं, देखो कभी क्या होता है, घटनाक्रम बहुत अच्छे घटित होते हैं और बहुत बेहतरीन आपके एग्जाम के हिसाब से बनते हैं। तो परसों की क्लास आपने 31 विशेष तौर पे ध्यान रखना, 31 मई की अगर क्लास नहीं देखी है तो ध्यान रखना 31 मई की क्लास आपने जरूर देखनी है। बहुत बेहतरीन कंटेंट उसके अंदर डिलीवर किया गया है। आपने 1 जून की क्लास भी कम देखी है, 31 मई की क्लास भी कम देखी है, जो कि दोनों क्लासें आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अगर कोई नया बच्चा देख रहा है और उस नए बच्चे को जॉब की 100% रिक्वायरमेंट है, भाई देखो ये तो देखने वाली बात तो ये है कि जॉब की रिक्वायरमेंट कितनी है। हो सकता है कुछ लोगों को जॉब की रिक्वायरमेंट ही नहीं हो, तो हमारी तकरीबन 143-44 क्लासें आपके बीच में करंट जीके प्लस स्टैटिक जीके को लेकर के। अगर मेरा ये वादा है, अगर आप 140 क्लास देखते हैं, मे भी अगर आवर की बात करूंगा तो 100 आवर के आसपास आ जाएंगे आपकी, क्योंकि कोई एक क्लास घंटे, कोई घंटे की है, कोई 55 मिनट की है, कोई 1 घंटे 5-10 मिनट की होगी। आप अगर इन सभी क्लासों के एक तरतीब से 100 घंटे क्या मैटर करते हैं भाई, एक वीक नहीं बनता पूरा,
एक वीक नहीं बनता, एक वीक दे दो आप कम से कम 20 नंबर तो पक्के कर सकते हैं। एक बार ठान लो कि सब कुछ छोड़ करके इसके साथ साथ हम एक से लेकर के और जितनी क्लासें आपके बीच में आ रही है वो क्लासें ज्यादा कुछ देखने की, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आप ये 140 42 43 जो क्लासें आपके बीच में आ चुकी हैं और जो आगे आपके एग्जाम तक आती रहेंगी, आपका बिल्कुल 100% क्लियर रहेगा भाई। करंट के साथ जो स्टैटिक है, चारों सब्जेक्ट की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं, आपको मिल जाएंगे। आपके एग्जाम की जो बुक है वो बुक आपकी शांत हो जाएगी यहां से भी, ठीक है। चलिए, बट फिर भी जो नए लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट आपके बीच में उज्जवल कोचिंग कैंपस में, आप भाई शेयर क्या करो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो कोई बात नहीं है, बट इसको क्लास को किसी दूसरे लोगों तक पहुंचाओ ताकि भला हो जाए। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। मेरी फिर एक रिक्वेस्ट है, आप 31 मई वाली क्लास पक्का देखेंगे, ठीक है भाई। चलिए भाई, उसके बाद बात करते हैं अभी हाल ही में नटराजन सुंदर चर्चा में आपके भाई, नटराजन सुंदर जो है आपके सुंदर चर्चा में है। कौन चर्चा में आपके? नटराजन सुंदर चर्चा में है। ये चर्चा में क्यों है, इनके ऊपर हम यहां पर बात करेंगे भाई, ठीक है। अभी हाल ही मैंने एक पद दिया गया है इसलिए चर्चा में। चलिए भाई, बात करते हैं नटराजन सुंदर की। तो ये NARCL आपका क्या है? NARCL के जो MD और CEO के रूप में इन्हें क्या बनाया गया? इसका MD CEO के रूप में नियुक्त किया है, के रूप में इनको नियुक्ति मिली है, कह सकते हो नियुक्त किया है। नए सी आपके बने हैं। NARCL क्या है आपकी? नेशनल असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। नेशनल कह सकते हो नेशनल असिस्ट नेशनल कंस्ट्रक्शन से कंपनी आपकी, कंपनी लिमिटेड कह सकते हो आप इसको। तो इसके CEO बनाए गए हैं, ठीक है। इसको चलो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नेशनल असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एलटीडी, ठीक है भाई। ये आपका क्या है? इसके CEO बने हैं नटराजन। और ये नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा, ये पहले क्या थे भाई? ये पहले क्या थे जो अब NARCL के CEO नियुक्त किए? ध्यान रखेंगे। और हाँ, एक और आता है, एक क्वेश्चन है, ऐसे कौन से CEO हैं जो सबसे ज्यादा बेनिफिट या तनख्वाह ले रहे हैं? तो वो एलन मस्क है, याद रखना भाई। कौन आपके? एलन मस्क चर्चा में भी थे, उन्होंने ट्विटर को खरीदा था, वो भी आपके बीच में था, ठीक है। चलो, यहां पर हम बात करते हैं इनकी। ये पूर्व भारतीय स्टेट है SBI, भारतीय स्टेट बैंक को, जो स्टेट बैंक है भारतीय स्टेट बैंक SBI के पूर्व उप प्रबंधक थे। पूर्व भारतीय स्टेट बैंक के क्या थे? पूर्व उप प्रबंधक भी रहे हैं भाई, ये प्रबंधक रहे हैं। पूर्व उप प्रबंधक किसके? SBI के रहे हैं, ठीक है। ओके, उसी के बाद इनको ये मिला और ये बैंकों के खराब ऋण और लेने उनकी वसूली केंद्रित थी। साथ में ये प्रबंधक के निदेशक और CEO के रूप में भी नियुक्त हुए हैं अभी हाल ही में। और 15 बैंकों के शेयर धारक है। इसके अंदर कितनी है आपके? 15 बैंकों के शेयर, बैंकों के शेयर धारक है ये कंपनी, जो आपकी शेयर धारिता है। बैंकों की शेयर धारिता लिख सकते हो, शेयर धारिता है। कैनरा बैंक प्रयोजक बैंक है, और कैनरा बैंक क्या है? इसका प्रयोजक बैंक है। प्रयोजक बैंक की अगर हम बात करें तो कौन सा बैंक आपका? कैनरा जो बैंक आपका प्रयोजक बैंक है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा। भारत में बैंकों के बैंक के नाम से किसको जाना जाता है? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों के बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपका चर्चा का विषय रहा है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आपका चर्चा में है, ठीक है। अभी हाल ही में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, वो किस कंपनी या किस देश से उसका संबंध था? चलिए, विमान दुर्घटना हुआ अभी आपका, एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसके अंदर 22 लोग मारे गए हैं। चालक दल के साथ कितने लोग मारे गए? 22 लोग मारे गए हैं। खराब मौसम की वजह से सेना उन्हें ढूंढ भी नहीं पाई। साथ में कहां से उसका संबंध था? तो नेपाल से उसका संबंध था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका चर्चा में है, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं भैया आपका। तो तारा एयरप्लेन चर्चा में है। तारा एयर कौन सा भैया आपका? तारा एयरप्लेन आपका क्या है? चर्चा में है। प्लेन चर्चा में है।
चर्चा में है। क्यों भाई? तारा एयरप्लेन आपका चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये प्लेन क्या हुआ आपका दुर्घटनाग्रस्त हुआ भाई, आपका ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, दुर्घटनाग्रस्त विमान है भाई, ग्रस्त विमान हुआ है, दुर्घटना हुई इस विमान की। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी जो दुर्घटना की बात है, तो सुबह कब लापता हुआ था ये? तो 29 मई को आपका ये लापता हुआ था। लापता यानी कि इसके बारे में पता नहीं लगा। कहां से इसका संबंध है? तो नेपाल से कह सकते हो, और नेपाल से इसका क्या रहा है? संबंध रहा है। ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई। सुबह पहाड़ी लापता हुआ था, तो बाद में विमान मस्टैंग जिले के कहां से दुर्घटनाग्रस्त, ये दुर्घटना हुई कहां पर है? ये अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लोग, तो ये है आपका भाई मस्टैंग जिले के कोवांग मस्टेल जिले के कोवांग जो गांव है, कोवांग गांव में दुर्घटना हुई है। दुर्घटनाग्रस्त कहां पर मिला है? तो ये आपका यहां पर मिला। और 2-3 दिन खराब मौसम के चलते कह सकते हो आप, या ये कह सकते हो कि धुंध बादल की वजह से इसका मलबा नहीं मिला था। लेकिन पहली बार जब इसकी पिक्चर मिली है, तो ये कब मिली है? ये बड़ा शानदार 30 मई को इसकी पहली मलबे की पिक्चर आई। कब? 30 मई को पता लगा किसका? दुर्घटना का भाई। 30 मई को पता लगा कि विमान दुर्घटना की अगर हम बात करते हैं तो 30 मई को पता लगा। ठीक है, ओके। किसने भाई इसको ढूंढ निकाला? तो नेपाली सेना ने ढूंढा। किसने है? तो नेपाली जो सेना है आपकी, नेपाली सेना ने इस विमान को ढूंढा है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनता है। किसने ढूंढा है? तो नेपाली सेना द्वारा इसे ढूंढा गया भाई। ठीक है, मुस्तांग में विमान को ढूंढा है, खराब मौसम के कारण ढूंढ नहीं पाए थे। अब इसकी कुछ बात करें तो 30 साल से अधिक पुराना विमान था। 30 साल से ज्यादा पुराना विमान था ये। ठीक है, जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इसके अंदर कितने लोग सवार थे भाई? 4 भारतीय नागरिक थे इसके अंदर। 4 भारतीय नागरिकों के साथ इसके अंदर कितने टोटल 22 नागरिक थे भाई। 22 नागरिक थे जिनकी क्या हुई है? यहाँ पर हत्या हुई है। सॉरी, क्या हुआ? जिन दुर्घटना में इतनी बुरी तरीके से इनकी डेड बॉडियां हैं जो पहचानने में भी नहीं आ रही। तो शायद अब डीएनए वगैरह से ही पता लगेगा कि कौन सी डेड बॉडी किसकी है। तो भारत के नागरिक कितने थे इसके अंदर? 4 टोटल की हम बात करते हैं तो 22 लोग इसके अंदर क्या थे? जुड़े हुए थे। और ये था तारा एयर का, नेपाल तारा एयर का पूरा नाम अगर पूछे आपसे, देखिए नेपाल तारा एयर का कौन सा? 9NAET आपका जुड़वा इंजन वाला विमान था। जुड़वा जो इंजन वाला विमान था, 9NAET का जुड़वा इंजन वाला विमान था। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है भाई। ठीक है, ओके। इसमें भाई 4 भारत के थे। देखिए कौन कौन 4 भारतीय थे? भारत के कितने थे? 4 थे भाई। 2 लोग कहां के थे? जर्मनी के थे इसके अंदर भाई, जर्मनी के थे। साथ में 13 लोग कौन थे? नेपाल के थे भाई, नेपाल के 13 थे भाई। और चालक दल के कितने थे? 3। तो 13 और 3 16, 16 6 22 लोग इस विमान के अंदर शामिल थे। ये भी ध्यान रखिए, इसके अंदर बैठे हुए थे भाई। ठीक है, ये विमान 2000 कह सकते हो आप इसको 30 साल पुराना है। तो कब बनाया गया था? तो ये विमान आपका बड़ा ही एक मार्मिक दृश्य उपस्थित कर गया भाई। 30 साल पुराना विमान था, तारा एयर का था, डबल इंजन का था। और ये आपका कहां पर? नेपाल के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 22 के 22 लोगों यहाँ पर क्या हो चुके हैं? खत्म हो चुके हैं, जिनमें भारत के नागरिक 4 थे, जर्मनी के 2 थे, नेपाल के 3 थे। चालक दल पूछे तो चालक दल कितने लोग थे? 3 लोग इसके अंदर शामिल थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा में बने हुए भाई। ठीक है, चलो। बड़ा ही नाटकीय अंदाज के अंदर भाई चर्चा है आपका, जो अभी रहेगा आपका भाई, जो आपके बीच में सौरभ गांगुली जी चर्चा में आए थे। सौरभ गांगुली चर्चा में क्यों रहे हैं, जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। सौरभ गांगुली चर्चा में रहे अभी पीछे आपके, तो सौरभ गांगुली चर्चा में क्यों नहीं, जिनको लेकर के हम बात करेंगे भाई। ठीक है, सौरभ गांगुली क्वेश्चन नंबर 8 भाई आपका। सौरभ जो गांगुली हैं, गांगुली चर्चा में रहे हैं भाई, चर्चा में है। क्यों है भाई? सौरभ गांगुली की अगर हम बात करें तो चर्चा में है, तो ये क्यों है? सबसे पहले तो बात करें, देखिए ये भारत के पहले, मैं ये कह सकता हूं भारत के सफल कप्तानों में इनकी गिनती होती है। भारत के सफल कप्तान रहे हैं भाई, सफल
कप्तान रहे हैं। संबंध पूछे तो कहां से है, बंगाल से है इनका संबंध भाई, है ना, बंगाल टाइगर्स के नाम से भी इनको जाना जाता था। साथ में अभी ये बीसीसीआई के क्या है, अध्यक्ष हैं भाई, अध्यक्ष हैं, ठीक है। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है आपका, कह सकते हो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। और चर्चा अब क्यों है, इनके इस्तीफे की बात है, इस्तीफे को लेकर के चर्चा है। लोगों ने बोला कि इन्होंने इस्तीफे को लेकर के इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब हम बात करते हैं जो भाई इनके बारे में बताया गया है, बीसीसीआई के जो सचिव हैं, सचिव कौन है, सचिव की अगर हम बात करते हैं तो सचिव हैं जय शाह ने क्या बताया, पूछे बीसीसीआई के सचिव पूछे, अध्यक्ष पूछे तो सौरभ गांगुली, सचिव पूछे तो आपके बीच में इन्होंने इनके इस्तीफे को क्या कर दिया, खारिज कर दिया भाई। इस्तीफे को क्या कर दिया है, खारिज कर दिया मतलब इन्होंने इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। ये भी ध्यान रखेंगे, शानदार क्वेश्चन आपका बीच में बन जाएगा। सौरभ गांगुली ने कब इस पद को संभाला था, तो ये जो अध्यक्ष के तौर पर कब भाई आपका 2019 में आपके ये अध्यक्ष बने थे बीसीसीआई के। और ये कौन से नंबर के अध्यक्ष थे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो 39वें नंबर के अध्यक्ष रहे हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। सौरभ गांगुली इन्होंने भी कितना खेला, क्या कुछ किया, इन्होंने 49 टेस्ट हैं, साथ में 147 वनडे हैं, वनडे मैच खेले इन्होंने कब, और मैच में भारत की कप्तानी करी है। कप्तानी के साथ कितने 49 टेस्ट और 147 वनडे मैचों के साथ इन्होंने कप्तानी करी है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं भारत के लिए इन्होंने 113 टेस्ट, कितने टेस्टों में भारत के लिए 113 टेस्ट खेले हैं। खेलने की बात करते हैं तो ये है, कप्तानी की बात करते हैं तो आपके बीच में, और 311 भाई आपके क्या 311 वनडे मैच खेले हैं, ये सौरभ गांगुली ने। ये भी शानदार क्वेश्चन आपके बीच में। रनों की बात करें तो 7,212 रन इनके थे भाई, ठीक है। 16 शतक हैं इनके। शतकों की बात करें तो अर्धशतक की अगर हम बात करते हैं तो 35 क्या है, 35 अर्धशतक इनके रहे हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और वनडे में अगर हम बात करते हैं तो जो वनडे की बात करें तो वनडे में, ये तो टेस्ट का रिकॉर्ड था भाई, वनडे में अगर हम बात करते हैं तो वनडे में इन्होंने जो दर्ज किया है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वनडे में इन्होंने भाई 11,363 रन और 22 शतक, टोटल 22 शतक की बात करते हैं, और 72 अर्धशतक यहां पर इन्होंने लगाए हैं। शानदार क्वेश्चन था, एक बार फिर देखेंगे। देखिए सौरभ गांगुली आपके चर्चा में क्यों नहीं भाई, ये आपके बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, 39वें नंबर के अध्यक्ष हैं। 2019 में इन्होंने क्या किया था, इस पद को संभाला था। अब ये चर्चा में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, शायद में भी राजनीति की कोई बात हो रही है, ठीक है। बंगाल से इनका संबंध है, बंगाल टाइगर्स के नाम से इनको जाना जाता है। सचिव जय शाह ने इस इस्तीफे को क्या कर दिया, जय शाह द्वारा खारिज कर दिया गया। इनके रिकॉर्ड की बात करते तो कप्तानी करी इन्होंने 49 टेस्ट मैच तथा 41 से 40 के अंदर इन्होंने कप्तानी करी है मैच। और टोटल कुल मैच अगर 113 टेस्ट खेले इन्होंने, 311 वनडे खेले हैं। वनडे की बात करें तो वनडे कितने खेले हैं, 311 खेले। अब यहां पर बात है टेस्ट में इन्होंने क्या 7,212 रन बनाए हैं, ठीक है। 16 शतक लगाए हैं, 35 अर्धशतक है। वनडे की अगर हम बात करते हैं तो 11,363 रन है। रन की बात करें तो 22 शतक हैं और 72 क्या इनके अर्धशतक हैं। टोटल शतकों की बात करें तो 22 और 16 कितने हो जाएंगे आपके, 6, 2, 8, 38 शतक इन्होंने यहां पर लगाए हैं, ठीक है। अब चर्चा थी इनकी किसकी, बीसीसीआई अध्यक्ष के पद को इस्तीफा लेकर के इनकी चर्चा में बना हुआ था, इनकी चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन इन्होंने अभी इस्तीफा अभी तक इनका कंफर्म कह सकते हैं नहीं है, ठीक है भाई। चलिए, अगर वैसे हो भी सकता है, नहीं दोनों सी बातें हैं, बट फिर भी चर्चा क्यों थी उसके ऊपर हमने यहाँ पर बात कर ली है। तो चर्चा इसलिए थी ये आपके बीच में। अब थोड़ा सा जब इस्तीफे की बात आ रही थी, एक व्यक्ति का इस्तीफा बड़ा चर्चा मेरा भाई आपका, एक व्यक्ति का इस्तीफा बड़ा चर्चा मेरा। किसका चर्चा मेरा भाई इस्तीफा आपका, तो अनिल जो बैजल साहब है, अनिल बैजल का जो इस्तीफा है चर्चा में रहा। ये कौन थे आपकी, ये उपराज्यपाल थे, उपराज्यपाल की बात करें तो कहां के थे भैया आपकी, ये दिल्ली के थे। और इनका इस्तीफा किसने स्वीकार किया था, तो राष्ट्रपति ने इनका इस्तीफा स्वीकार किया था। और क्वेश्चन है वर्तमान में दिल्ली के राज्यपाल कौन है, ये भी शानदार क्वेश्चन आपके बीच में यहां से बन जाएगा, जो कि चर्चा में रहा है, ठीक है भाई। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो आपका चर्चा में है भाई। चलो अगले क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये भी आपका चर्चा के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 9 होगा शायद भाई मेरे ख्याल में ना। चलिए कोई बात नहीं, 8, 9 जो भी रहे, संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस क्वेश्चन करते जाइए, बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आते जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई,
बात करते हैं अभी चर्चा में अभी आपका रोड एक्सीडेंट इन इंडिया, आपकी एक रिपोर्ट चर्चा में रही है। रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 रिपोर्ट चर्चा में है। 22 नहीं भाई, 2020 रिपोर्ट आपकी क्या है, रिपोर्ट चर्चा में है। इसमें क्या हुआ, चर्चा में है भाई। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया, कुछ भाई मन खुश करने वाली बात इसके अंदर बताया गया है कि जो पहले रोड एक्सीडेंट होते थे, अब वो रोड एक्सीडेंट है उतने नहीं हो रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, जुड़ जाओ भाई, जुड़ जाओ, शाबाश। क्लास को स्किप नहीं करेंगे, क्लास को देखेंगे, जय हिंद बोल के बाहर नहीं निकलेंगे क्लास से, ठीक है। अरे भाई कम से कम अगर इतना और कुछ नहीं तो चला के रख दो ना, सुनते तो रहोगे, कुछ अच्छी चीज कान में पड़ जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में क्या डाला गया, 2019 की तुलना में, 2019 की तुलना में अगर हम बात करते हैं, किसकी तुलना में, तुलना किसके भी, 2019 की तुलना में आपका 2020 के अंदर क्या हुआ, रोड जो एक्सीडेंट हुए हैं, वो रोड जो एक्सीडेंट है आपके, रोड जो एक्सीडेंट है वो क्या हुए हैं, कम हुए हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। ओके, तेजी से क्या की गई है, गिरावट दर्ज हुई है, गिरावट, तेजी से गिरावट जो दर्ज है, गिरावट दर्ज की गई है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ओके, ये रिपोर्ट किसने भी, सड़क परिवहन और राज मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है। ये रिपोर्ट दी किसने है, तो सड़क, नितिन गडकरी सड़क मंत्री, कौन है आपके, सड़क परिवहन भाई, आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग जो मंत्रालय है, उसने ये रिपोर्ट सौंपी है कि दुर्घटनाएं आपकी क्या हो रही है, कम हो रखी हैं, लोगों की डेथ वो कम हो रखी है, तेजी से गिरावट दर्ज है। ये बड़ा अच्छा संकेत है मानवता के लिए भी। कुल सड़क हादसों में कितनी गिरावट हुई है, तो कुल सड़क हादसों में जो गिरावट है, पूछिए आप लोगों से, 18.46% गिरावट है भाई। कितनी कम हुई है, गिरावट की बात करें तो कितना आपके बीच में ये आपके सामने है भाई, ठीक है। ओके, सड़क हादसों में होने वाली मौतों की संख्या में, तो जो मौत हो रही है, मौतों की संख्या में कौन सी मौत, सड़क जो हादसे हैं, हादसों से होने वाली जो मौत है, होने वाली मौतों की संख्या में कितना, 12.84% क्या हुआ यहाँ पर भाई, कम हो रहा है। ये भी शानदार क्वेश्चन है। घायलों की संख्या कितनी कम हुई है, दर्ज की गई है, तो 22.84 भाई, 22 ये भी आपका 84 है, ये याद रखेंगे। और ये भी आपकी 84% है। घायलों की संख्या में कितनी दर्ज हुई है, तो घायलों की संख्या में जो गिरावट रही है, ये सारी की सारी गिरावट दर्ज हुई है भाई आपकी, तीनों के तीनों। सड़क हादसों की बात करें तो 18.46% एज कंपेयर 2019-2020 के आंकड़े हैं। एज पर अगर मैं बात करूं तो 2020 की बात हो रही है, कंपेयर 2019, कंपेरिजन की बात करते हैं तो 19 के तहत भाई, ठीक है। सड़क हादसे आपके इतने प्रतिशत कम हुई, मौत इतनी कम हुई है। और अगर हम बात करें घायल आपके कितने कम हुए, 22.84% लोग यहाँ पर क्या हुए, घायल कम हुए हैं भाई, ठीक है। ओके, दूसरी बात करते हैं, 2020 में राज्यों ने केंद्र शासित यूटी प्लस आपका स्टेट 2020, यूटी प्लस स्टेट 2020 है, इसके अंदर क्या हुआ आपका भाई, 366,138 सड़क दुर्घटनाएं हुई, 36,000, ये आपकी क्या है, 3,66,138 जो दुर्घटनाएं हैं, घटनाएं आपकी दर्ज हुई हैं। कितनी दुर्घटनाएं 2020 में, तो आपकी 3 लाख हुई हैं। और मौत कितनी हुई इसके अंदर भाई, 1,31,714 जो क्या है, लोगों की मौत हुई है सड़क दुर्घटना में भाई। आप देख लो किस प्रकार से व्हीकल चलाते हुए क्या हुई है, मौत हुई है भाई, ठीक है। ओके, और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, मरने वालों की जो कुल संख्या 12.6% कम यहाँ पे रही है, 12.6% कम रही है। ये भी शानदार क्वेश्चन यहाँ पे। ओके, अब बात आती है कि सबसे ज्यादा जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वो किस राज्य में होती है, सबसे खतरनाक दुर्घटनाएं किस राज्य में होती हैं, तो सबसे ज्यादा आपकी भाई तमिलनाडु के अंदर जो टॉप पे, जो आपके शीर्ष सबसे अधिक तमिलनाडु के अंदर है। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर कौन आपका भाई, यूपी है।
तीसरे नंबर पे पूछ लेगा मेरे जैसा पागल कोई तो कर्नाटक है, और कोई महापागल मैं ही हूं भाई, वो भी मैं पूछ लूंगा कि चौथे नंबर पर कौन है आपका, तो एमपी है जहां पे दुर्घटनाएं हो रही है। पांचवें नंबर पर कौन आपका, एपी है, आंध्र प्रदेश है। और अगर बात करें तो 10वें नंबर पर कौन आ जाएगा आपका, तो बिहार है भाई। अंडर 10 की बात करेंगे तो अंडर 10 में आपसे सीधा सा पूछेगा कौन सा सड़क रोड एक्सीडेंट में अंडर 10 में नहीं है, तो यहाँ पर 10वें नंबर पे आपका बिहार है, 5वें नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है, चौथे नंबर पे आपका कौन है, आपका मध्य प्रदेश है भाई, ठीक है, मध्य प्रदेश है, तीसरे पे कर्नाटक, चौथे दूसरे पे यूपी, पहले नंबर पे कौन आपका तमिलनाडु। अब यहाँ पे आती है खतरनाक दुर्घटनाओं को लेकर के, सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में, ये नोट कर लेंगे आप। साथ में आता है आपका मतलब घातक दुर्घटनाएं, तो घातक दुर्घटनाओं की बात करें, घातक जो दुर्घटनाएं हुई हैं, घटनाएं सबसे ज्यादा ये कहां पर हुई है, तो घातक दुर्घटनाओं की अगर हम बात करें तो पहला नंबर पे कौन आपका यूपी है, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे कौन आपका भाई एमएच है, महाराष्ट्र है, थर्ड पे कौन है, ध्यान रखना भाई एमपी, वहां पे भी थर्ड पे है एमपी, वहां फोर्थ पे है एमपी है, और फोर्थ पे आपका कर्नाटक है, भाई, ठीक है। और इसके अंदर फिर कौन शामिल हो गया आपका घातक में, यहाँ पे 9वें नंबर पे आपका राजस्थान था, याद रखना राजस्थान था सड़क दुर्घटनाओं में। तो यहाँ पे आपका 5वें नंबर पे घातक में कौन आपका राजस्थान है, जहां घातक दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये भी आपके बीच में क्वेश्चन बनता है, शानदार क्वेश्चन है, याद रखेंगे भी, ठीक है। 5 राज्य जो सभी घातक दुर्घटनाओं का लगभग 46% हिस्सा था इनमें, ये कितने प्रतिशत हिस्सा था, सभी का 46% हिस्सा जो घातक दुर्घटनाओं का था, वो इन 5 के 5 यूपी, महाराष्ट्र है, एमपी है, कर्नाटक है, राजस्थान है, यहाँ पर रहा है भाई। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है जो चर्चा में। इससे आगे हम बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर अपना 10 के ऊपर बात करेंगे, जो कि आपका आज का इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी आपके बीच में बना हुआ है। कोई भी क्लास को स्किप नहीं करेगा, मैं पहले ही बता चुका हूं, और बार बार एक बात बोल रहा हूं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा भाई। और आज क्लास का जो आंकड़ा है वो मुझे खुश करने वाला होना चाहिए, और तुम्हें आज वादा भी किया है कि हाँ सर हम क्लास का करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, 10 की बात करें तो अभी चर्चा में नेचीफू सुरंग आपका क्या है, सुरंग चर्चा में है। तो ये नेचीफू सुरंग चर्चा में है, क्यों भाई, क्यों चर्चा में है, इसकी बात रहेगी। तो नेचीफू सुरंग चर्चा में है, नेचीफू सुरंग चर्चा में क्यों है, जिसके ऊपर हमें बात करेंगे। चलिए भाई बात करते हैं अभी इसके ऊपर, इस सुरंग के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसके उत्खनन का कार्य पूरा हुआ भाई, उत्खनन जो इसका खुदाई का जो कार्य था, उत्खनन जो कार्य है, कार्य पूरा कर लिया गया है, पूरा हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद अगला पॉइंट आता भाई आपका कब भाई, तो 20 मई 2022 को कहां पर इसका कार्य पूरा किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल जो प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में इसका कार्य क्या किया गया है, पूरा किया गया है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, ओके। ये बनाई किसके द्वारा जा रही है, तो ये आपको पता है एक ही चीज है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। ध्यान रखेंगे कहां पर बनाया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में। 20 मई को इसका उत्खनन का कार्य पूरा हो चुका है, याद रखेंगे भी, ठीक है, ओके। इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी, तो 12 अक्टूबर 2020 को राजनाथ जो सिंह आपके रक्षा मंत्री हैं साहब हैं, राजनाथ सिंह ने आधारशिला रखी थी। आधारशिला की अगर हम बात करें, शिला किसने रखी है, तो राजनाथ सिंह ने 12 अक्टूबर 2020 को ये आधारशिला रखी गई थी। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई, ओके। ये सुरंग कितने फीट की हाइट पर है, तो ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका भाई 5700 फीट ऊंचाई के ऊपर है, याद रखेंगे, ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी ऊंची सुरंग भी यहीं पर है। इसकी लंबाई की बात करते हैं, लंबाई की अगर हम बात करते हैं, मतलब विश्व की सबसे ऊंची सुरंग भी आपकी कहां, JNK के अंदर ही है भाई। लंबाई की बात करते हैं तो 500 मीटर तक है, लंबाई है। दोनों तरफ से व्हीकल चलने की सुविधा है भाई, दोनों तरफ से व्हीकल चल सकते हैं। साथ में क्या, पैदल चलने वालों के लिए भी सुविधा है, पैदल जो चलने वाले लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर क्या है आपका
सुविधा है। इससे काफी कुछ रहेगा। ऑटो एल्यूमिनेशन सिस्टम इसके अंदर क्या क्या है, और ऑटो एल्यूमिनेशन सिस्टम इसके अंदर है। SYS करके छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है, ओके। और क्या है, अग्निशमन, यानी कि आग के खिलाफ भी जो अग्निशमन जो यंत्र है ये भी इसके अंदर है, यहाँ पर है भाई, ठीक है, ओके। निगरानी प्रणाली परीक्षण नियंत्रण डेटा संग्रहण द्वारा नियंत्रित होती है। ये भी सारी चीजें आपके बीच में है भाई। चलिए उसके बाद बात करते हैं इस सीमा रोड, इसकी BRO की बात कर ले तो हेडक्वार्टर कहां पर इसका भाई, नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थापना 7 मई 1960 में स्थापना की गई थी। आती किसके अंडर है ये आपको पता है। महानिदेशक कौन है, तो राजीव चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल क्या राजीव चौधरी क्या है इसके महानिदेशक है। ये था क्वेश्चन आपका, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था भाई। नेचिफिक सुरंग, एक अटल सुरंग भी है आपकी, ये भी कहां पर आपकी JNK के अंदर है भाई। देखिए चलिए, उज्जवल जो परिवार आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से बेहतरीन क्लास से कंटेंट आपके बीच में लेकर के आते रहेंगे। आप बस थोड़ा सा प्रेम दिखाएं, एक बार थोड़ा हमें भी मोटिवेट करें, ताकि हमें भी लगे कि हाँ भाई हमारा भी कोई ख्याल कर रहा है। जिस प्रकार से आप लोगों के बीच में हम पसीना आ रहे हैं, तो आप भी अपना एक बार कुछ थोड़ा सा श्रमदान करें। श्रमदान सिर्फ इतना ही है, आप कम से कम इस क्लास को, जो एक व्यक्ति है वो कम से कम 5 लोगों को इस क्लास को सेंड करेगा, ताकि एक तो देखेगा और एक देखेगा तो उसका भला होगा। आप सोच के देखिए कि आपके भला करने से, अगर आपके शेयर करने से किसी का भला होता तो कौन सा टैक्स लगता है ना। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। जो क्वेश्चन छोड़ता हूं उनके आंसर दिया करो भाई। 1-2 लोग हैं जो बार बार आंसर करते हैं, बाकी तो सिर्फ खाली जय हिंद बोल के अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू, डू दी बेस्ट, जय हिंद।